नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। इनमें ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति की गई है। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को अपना पदभार संभाल लिया है। इसके बाद आयोग के तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की थी। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आज चुनाव आयुक्तों ने समीक्षा बैठक की है और कल चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल किया जा सकता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर ही पेच फंसा हुआ था और अब 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है। आज समीक्षा बैठक की है चुनाव आयुक्तों ने और उम्मीद जताई जा रही है कि कल चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो जनता के बीच पहुंचकर तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात दे रही है और विपक्ष भी जनता के बीच पहुंचकर उन पर अपना भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव की तारीखों का इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, आज चुनाव आयुक्तों ने बैठक की है, समीक्षा बैठक की है और कल चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है आज जो बैठक चुनाव आयुक्तों ने की है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, आज जिस तरह से चुनाव आयुक्तों की बैठक हुई थी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे के आसपास जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तब तारीखों का ऐलान कर सकता है। और क्योंकि लगातार जिस तरह से 2 पद चुनाव आयुक्त के खाली थे वो भी पूरे कर लिए गए हैं और दोनों आयुक्त ने शपथ ले लिए, तो अब लगभग जो चुनाव के तारीखों का ऐलान का रास्ता है वो लगभग क्लियर हो चुका है। और क्योंकि लगातार जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। उसके बाद ये भी माना जा रहा था कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से जो चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट को लेकर डिले होता नजर आया, तो अब वो रास्ता क्लियर हो गया। तो अब ये माना जा रहा है कि आने वाले कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर सकता है। लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा, जिनमें कई राज्य शामिल हैं, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल और कई। अगर इन विधानसभा चुनाव की बात करें तो इनमें और कौन कौन से राज्य शामिल हैं जहां पर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होने हैं? बिल्कुल, देखिए, बेशक जो अभी लोकसभा चुनाव जो कल तारीखों के ऐलान हो सकते हैं उसमें माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम जैसे राज्य हैं जिनके चुनाव के तारीखों के ऐलान हो सकते हैं विधानसभा के। और जिस तरह से ये चुनाव कंप्लीट होने के बाद माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारी की है, चुनाव आयोग ने पहले ही कहा कि तो हमारी पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, तो इंतजार और सिर्फ इसी बात का है कि कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे विज्ञान भवन में होना है और वहां पे ये माना जा रहा है कि कल चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। और साथ ही साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से लगातार जो उम्मीदवारों पंकज, अगर लोकसभा चुनाव को हम देखें तो कितने चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं और पहले चरण में कौन कौन से राज्य शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर कोई लिस्ट अभी तक सामने आ पाई है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब तक चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तब तक कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, पिछले 2019 के चुनाव के तारीखों और चुनाव के शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो
7 चरणों में चुनाव हुए थे। उन चरणों में छत्तीसगढ़ 3 चरणों में, मध्य प्रदेश 4 चरणों में, उत्तर प्रदेश 12 बड़ा राज्य है इसलिए 7 चरणों में चुनाव हुए थे। उसी तरह से बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे और बंगाल में भी। तो माना जा रहा है कि इस बार भी जब चुनाव के तारीखों का ऐलान कल होगा तो जो बड़े राज्य हैं जहां पर ज्यादा लोकसभा सीटें हैं वहां पे ज्यादा चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और दूसरा, जो पहाड़ी इलाके हैं या तो जो नक्सलाइट और माओवादी एरिया है वहां पे भी 2 या 3 चरणों में। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका पर्दाफाश कर दिया है कि कैसे बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड का पैसा खाया है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुनिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा, but today it has been exposed by Supreme Court that how the BJP has made money. चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि लोग इसे अब देख रहे हैं, जबकि हर कोई इसके बारे में पहले से ही जानता है। ईडी छापेमारी करती है और कुछ घंटों बाद चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी नजर डालनी चाहिए। आज लोग देख रहे हैं, पता सबको था, कैसी कैसी चीजें पता चल रही हैं। मैं समझता हूं आज तक इतने भ्रष्ट आचार में निहित हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा, उसकी हत्या कर रहा। शरणार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश के कानून को तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। सीएए को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मुस्लिम समुदाय को सीएए से घबराना नहीं चाहिए। हमारी कानूनी टीम अधिसूचना और उससे जुड़ी चीजों का अध्ययन कर रही है। सामने आए, जल्द ही लोगों के सामने रखा जाएगा। सरकार ने लगातार आश्वासन दिया है, ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील चाहता हूं। मस्जिदों का इस्तेमाल नमाज अदा करने के लिए किया जाना चाहिए। मुंबई में पीयूष गोयल ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकर्ताओं और यूनियन सदस्यों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे खुशी है, आज हमने एनटीसी कर्मचारियों के दिसंबर 2021 तक सभी बकाया भुगतान कर दिया है। अगले 30 से 40 दिनों में शेष बकाये राशि का भी भुगतान किया जाएगा। एनटीसी कर्मचारियों के पुनर्वास का एक और मुद्दा है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संबोधित किया जा रहा है। मैंने सचिव अहीर और कालिदास कोलंकर से इस बारे में बातचीत की है। तो कर्मचारियों के पुनर्वास पर पीयूष गोयल का ये बयान सामने आया। एनटीसी कर्मचारियों का पिछला सारा बकाया भुगतान कर दिया गया है। 50% ही तनख्वाह भुगतान की जाती थी। इसके जो भी रिजर्व्स थे, जो भी इनके पास सामान था, वो निकालने के बावजूद पैसे की समस्या के कारण पूरे भुगतान हो नहीं पा रहा था। मुझे आनंद है कि आज दिसंबर 2021 तक के सभी ड्यूज पूरे कर दिए गए। अगले 30-40 दिन में और 8 महीने के ड्यूज सबको, बाकी जो बैलेंस ड्यूज हैं वो भी दे दिए जाएंगे। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको अप टू डेट
महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक जलगांव के बम्भोरी इलाके में ट्रक और श्रद्धालुओं से भरी कूझर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। ज्यादा जानकारी के लिए मुरारी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी, महाराष्ट्र में ये भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ इस हादसे को लेकर जानकारी सामने आई है? जी पूजा, बिल्कुल सही कहना है। महाराष्ट्र के जलगांव की घटना है। ओमकारेश्वर मंदिर पर दर्शन करने के लिए रेंज क्रूजर कार से जो है श्रद्धालुओं का कह सकते हैं कि एक समूह जा रहा था और बालू से लदे एक ट्रक जो जलगांव और महाराष्ट्र हाईवे पर अचानक जो है कि भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें कार में सवार जो है 3 व्यक्ति की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें नजदीक के जलगांव अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से वाहनों को रोड किनारे कर यातायात बहाल किया, लेकिन जो हादसा हुआ है बेहद दर्दनाक हादसा है। इसमें 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 4 की हालत चिंताजनक। मुरारी, इस हादसे के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? क्या गाड़ी की रफ्तार तेज थी या ड्राइवर की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है? देखिए, ट्रैफिक विभाग की माने तो उनका कहना है कि जो ट्रक बालू से लदा हुआ था वो ओवरटेक करने के चक्कर में ये भिड़ंत हुई है, और जो कार का ड्राइवर था क्रूजर गाड़ी का, वो राइट के बजाय लेफ्ट में उसकी गाड़ी गई, जिसकी वजह से सामने से आ रही ट्रक से उसका भिड़ंत हुआ और इसकी वजह से घटना हुई है। घटना की जाँच जो है स्थानीय पुलिस कर रही है। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले में आगे? देखिए, पुलिस की तरफ से जो ट्रक ड्राइवर था उसे जो है हिरासत में लिए गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से हादसा हुआ है। वहीं मृतकों के परिजनों को सौंपी गई है। पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी है वो उनके परिवारजनों को सौंपी जाएगी। वहीं अस्पताल में चल रहे जिनका इलाज है उन पर भी पुलिस अपनी नजर बनाई है, उनसे भी पूछताछ चल रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। जी मुरारी, क्या घायलों को किसी तरह की प्रशासनिक मदद पहुंचाई गई है? जो मृतक है उनके परिजनों के लिए किसी तरीके की आर्थिक मदद की घोषणा यहां पर की गई है अब तक? पूजा, देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई अनाउंस अभी तक नहीं हुआ है, कोई डिक्लेरेशन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। जो लोग जख्मी थे उन्हें आनंद फानन में नजदीक के अस्पताल में एडमिट कराए हैं। जो मृतक थे उनकी बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई ऐलान या मुआवजे की बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी इस जानकारी के लिए आपका। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव आने से पहले ही पंजाब कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा की है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा, माफ कीजिएगा, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब अलग अलग राज्यों में भी लोकसभा चुनाव से पहले डीए की दरों में संशोधन करना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब मोहन सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को, पेंशनरों को होली गिफ्ट देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से कर्मचारियों को भुगतान होगा। तो मोहन सरकार ने, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनरों को ये बड़ा तोहफा दिया है। होली गिफ्ट से कह सकते हैं। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। 4% की बढ़ोतरी यहां पर कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में की गई है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को और पेंशनरों को 46% की दर से भुगतान होगा। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, मोहन सरकार ने ये बड़ा तोहफा कर्मचारियों को और पेंशनरों को दिया है। 4% की बढ़ोतरी उनके महंगाई भत्ते में की गई है।
जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और कल ही जो है ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा के चुनावों की तारीख का जो ऐलान है वो हो जाएगा। ऐसे में जी। कल जिस तरह से कैबिनेट की जो बैठक रखी गई थी उसमें माना जा रहा था कि कल की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कर्मचारियों को राहत दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते कर्मचारियों ने आज सुबह ऐलान किया था कि यदि सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो आज वो जो है मंत्रालय के बाहर यानी अपने कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उनका प्रदर्शन शुरू होता उससे पहले ही ये खबर जो है बाहर निकलकर सामने आई कि एमपी सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का जो है 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही थी, जो कर्मचारी थे, पेंशनर थे, वो 6 से 8% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारी कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? अगर नियमानुसार देखा जाए तो इतना एकदम जो है महंगाई भत्ता सरकार नहीं बढ़ा सकती, ये कर्मचारियों को भी पता है। जिस तरह की केंद्र सरकार का जो महंगाई भत्ता है वो लगभग 50% के आसपास पहुंच गया है, लेकिन शुरुआत जो है प्रदेश सरकार ने कर दी है, जिससे कहीं ना कहीं राहत की सांस जो है कर्मचारियों ने जरूर ली है। पर आज जिस तरह से वो आंदोलन करने वाले थे उसको स्थगित कर दिया है और सरकार का धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस जानकारी के लिए आपका। तो अहमदाबाद के जुहूपुरा विस्तार के मेट्रो फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में भगदड़ मच गई। आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 20 से 25 वाहन जलकर राख हो गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां पर जानबूझकर आग लगाई है। पुलिस ने लोगों की शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में अचानक आग लग गई थी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर ये आग यहां पर लगाई है, जिसमें कई वाहन जलकर राख हो गए। हीटची बड़ी गाड़ी ने नुकसान की। पटना के वीआईपी इलाके में एमएलसी फ्लैट्स के सामने एक अज्ञात युवक का शव दीवार से लटका हुआ मिला। पुलिस का कहना है हत्यारों ने हत्या कर शव को दीवार से लटका दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात युवक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस हत्यारों का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थी कि एक लेबर क्लास का आदमी है, यही काम करता था, तो उसको जो है सो दीवार में बांध दिया है दोनों हाथ। और देखे हम लोग आए, तुरंत देखे कि मरा हुआ है, तो एफएसएल को बुलाया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा सर ये लेबर क्लास है तो बांधा गया हाथ में रस्सी। हाँ, तो इसे जांच का चीज है ना, ये अनुसंधान का चीज है कि हाथ कैसे बांधा हुआ है, ठेकेदार कौन है, क्या है मामला। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक यहां पर शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो जब से बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, बीजेपी और नीतीश का गठबंधन हुआ है, आज कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसमें 1.5 दर्जन विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कई नाम भी सामने आए हैं जो आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो 1.5 दर्जन विधायक यहां पर शपथ ले सकते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा शाम 4 बजे। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार संभव बताया जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया और अब बिहार में बीजेपी की सरकार है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।